फिजिक्स की पाठशाला में पगले पगलेपन में हम शुद्ध गतिकी के समीकरण यानी कि जो रेखीय गति के समीकरण हैं उन समीकरणों को जानेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे ये समीकरण कब, क्यों और किस लिए दिए जाते हैं। क्या ये हर त्वरण के लिए संभव है या त्वरण की किसी एक स्थिति के लिए संभव है? इसको जानने के लिए हमें समीकरणों का ग्राफीय रूप जानना होगा। तो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित परीक्षा में शुद्ध गतिकी के समीकरण हमें सीखना है। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। और थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपको ये बताना चाहूं कि औसत वेग क्या होता है और त्वरण क्या होता है, पिछली कक्षा में, ठीक है, आप लिंक पे जाना, वीडियो पे जाना तो वहां पर आपको मिल जाएगा। पिछली कक्षा में मैंने आपको औसत वेग पढ़ाया था। तो यहां पे मैं एक बार को औसत वेग का सूत्र और लिख देता हूं। हम v पे बार लगा के प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है, दोनों वेगों को जोड़ते हैं, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, इन दोनों वेगों को जोड़ देंगे और फिर इसे 2 से भाग दे देंगे। यह हमारा औसत वेग का सूत्र आएगा। और त्वरण तो तुम्हें बताया था कि वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल त्वरण होता है। खैर, इन सब बातों को खत्म करते हुए मैं रेखीय गति के यानी कि सरल रेखा में जो गति होती है वो, और जिसे हम शुद्ध गतिकी कहेंगे, और शुद्ध गतिकी ये जो शुद्ध शब्द लगता है ये उस जगह पे लगता है जब गति में याद रखना फिर याद रखना कि गति में क्या हो, त्वरण अचर हो, त्वरण घटता बढ़ता ना हो, तो उस वक्त में शुद्ध गतिकी, ठीक है, सरल गतिकी का जो टॉपिक है उसके आगे क्या लगेगा, शुद्ध, प्योरिटी आएगी, प्योरिटी, नॉन इम्प्योरिटी। कब? जब पूरी गति के दौरान जहां से शुरू की और जहां पे खत्म हुई उतने हिस्से में अगर त्वरण अचर है तो फिर वहां पे क्या लगेगा, शुद्ध शब्द आएगा। खैर, अब मैं शुद्ध गतिकी के अंतर्गत गति के 3 समीकरणों का ग्राफीय रूप सिद्ध करने जा रहा हूं। तो यहां बोर्ड पर एक एक करके बारी बारी करके देखेंगे शुद्ध गतिकी के समीकरणों का ग्राफीय रूप। तो इधर देखें भाई सब लोग ग्राफ पर, तो ग्राफीय रूप देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रथम समीकरण, और साथ ही साथ इन समीकरणों को सब लोग नोट करते हुए चलिएगा। और अगर अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को, ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब ग्राफीय रूप में प्रथम समीकरण, जैसे यहां पर देखें मैंने एक ग्राफ को खींचा है। अब बिंदु O से बिंदु B तक वस्तु जो है वो प्रारंभिक वेग से चल रही थी। B0 यानी कि V पे O लगाया है, ये मैंने प्रारंभिक के लिए लगाया है। तो O से A तक प्रारंभिक वेग B0 से चल रही थी, लेकिन अचानक पगला गए और त्वरण पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? त्वरण पैदा हो गया। तो उस वक्त में जब त्वरण पैदा हो गया तो उसका वेग में बदलाव आया होगा। तो A से और V तक इसका वेग V0 से बदलकर V हो गया। तो ये जो V है, V, ये इसका अंतिम वेग है और V0 क्या है? प्रारंभिक वेग है। ठीक है भाई। तो फिर जो B और C बना है, B और C बना है, तो ये B से C तक वेग में परिवर्तन हुआ है। तो वेग में परिवर्तन ये हुआ और इस बीच में 0 से लेकर D तक क्या लगा है? समय लगा है। क्या लगा है? समय लगा है। तो गति का पहला समीकरण और ये त्वरण की जो सीधी रेखा दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, लुक एट हियर, सरल रेखा जो दिख रही है ये अचर त्वरण की है। क्या है? अचर त्वरण की। तो अब ये एक त्रिभुज बन के आया है। इस त्रिभुज पर ही गति का पहला समीकरण ग्राफ पर निकलेगा। अब त्रिभुज में क्या है? त्रिभुज में है क्या? जरा ध्यान दें। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन और बटे में समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। अब वेग में परिवर्तन, ठीक है, जरा इधर देखिए, त्वरण। अब इस त्वरण के लिए मैंने कहा वेग में
परिवर्तन और बड़े में समय अंतराल। अब कहां पर? त्रिभुज किसमें? ए बी सी में, ए बी सी में। अब वेग में परिवर्तन v माइनस बी जीरो और समय अंतराल t बराबर a। क्रॉस मल्टीपल किया, क्या किया? क्रॉस मल्टीपल। तो a की गुणा किससे हो गई? t से, v माइनस बी जीरो। कुछ लोग प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं, हमने उसे क्या लिखा है? बी जीरो से। u से लिखना, बी जीरो से लिखना, यह कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अगर वो प्रारंभिक वेग है तो प्रारंभिक वेग है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यह समझ में आ गया, वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। अब हमने क्या किया? ठीक है, बी जीरो को इधर लाए, काय का हो गया? प्लस का, तो बी जीरो प्लस का हो गया। एटी यहां क्या था? पहले से प्लस का था, बराबर किसके रह गया? v के। तो v बराबर बी जीरो प्लस का a और t। तो ये जो आपका कहलाएगा शुद्ध, यानी कि जिसमें अचर त्वरण है, शुद्ध गति के अंदर गति का प्रथम समीकरण कहलाएगा। ये आपको मिल गया होगा, सीख ले इसको। अब हम किसकी ओर चलते हैं? शुद्ध गतिकी के अंदर गति के द्वितीय समीकरण की बात करते हैं, गति के द्वितीय समीकरण की बात करते हैं। तो मैंने क्या किया है? मैंने यहां पर प्रथम को हटा के, प्रथम को हटा के और ग्राफीय रूप पर शुद्ध गतिकी के द्वितीय समीकरण की बात कर दी है। द्वितीय समीकरण की जरा देखें भाई, द्वितीय समीकरण के लिए देखिए, यहां से चले और यहां तक गए तो इतना हिस्सा सब विस्थापित हुआ है। क्या हुआ है? इतना हिस्सा सब विस्थापित हुआ है। तो ये जो त्रिभुज है और ये जो आयत बनी है, ये त्रिभुज और आयत का क्षेत्रफल, ये सब विस्थापन है। ये सब क्या है? विस्थापन है। तो शुद्ध गतिकी में जब हम द्वितीय समीकरण की बात करेंगे तो फिर विस्थापन जो होगा वो ये समलंब बन के आया है, ठीक है, ए बी सी डी ओ ए, इस समलंब का क्षेत्रफल होगा। और समलंब के क्षेत्रफल में कितने हिस्से हैं? दो, एक त्रिभुज है और एक आयत है। तो इधर देखें, ठीक है, विस्थापन की जब मैं बात करूंगा द्वितीय समीकरण में, तो इधर देखें भाई, विस्थापन जो होगा, विस्थापन, अब ये विस्थापन क्या होगा? समलंब, ठीक है, कहीं से शुरू कर लें, ए बी सी डी ओ ए, ए बी सी डी ओ ए का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? अब ये क्षेत्रफल क्या हिस्सों में टूटा? दो हिस्सों में, एक आयत में टूटा है और दूसरा त्रिभुज में। तो विस्थापन को काय से? ऐसे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस दूसरी बनी है आयत, आयत ओ ए सी डी, आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। अब आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार और गुणा ऊंचाई प्लस आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं इसके मान रखना चाहता हूं, तो इधर देखो, आधार b माइनस बी जीरो, या फिर आधार a से लेकर c तक t और ऊंचाई v माइनस बी जीरो। तो यहां पे क्या आ गया? s बराबर 1/2, ठीक है, v माइनस बी जीरो और इंटू t, v माइनस बी जीरो इंटू t और प्लस, अब आयत में लंबाई गुणा चौड़ाई,
अब लंबाई ओ से ए तक b0, चौड़ाई ओ से डी तक t, ओ से ए तक b0 और चौड़ाई ओ से डी तक t। तो ये कितना हो गया b0 इंटू टी। तो मैंने क्या किया, यहां देखें, आधार का मान रखा, ऊंचाई का मान रखा, लंबाई का मान रखा, चौड़ाई का मान रखा। अब यहां देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे, इधर देखिए, मैं ब्रैकेट में लिख के दिखाना चाहता हूं। अब त्वरण क्या था, अभी हमने लिखा था, ठीक है, कि वेग परिवर्तन यानी कि v माइनस b0 और बटे में समय अंतराल, तिरछी गुणा करें तो ए टी बराबर b माइनस b0 आएगा। तो अब जरा देखें, ये जो b माइनस b0 है, इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, मैं ए टी, तो s बराबर 1/2 ए टी और इंटू टी और प्लस b0 इंटू टी। अब टी और टी क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। तो s बराबर 1/2 ए टी स्क्वायर और प्लस b0 इंटू टी। अब ये वाला फैक्टर क्या करो, पहले लिख दो, क्या करो, पहले लिख दो, और ये वाला बाद में। तो s बराबर b0 इंटू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका, अगर कोई बॉडी या वस्तु शुद्ध सरल रेखा में गति कर रही है तो गति का ये दूसरा समीकरण आ जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत साधारणता है, कुछ नहीं करना है, ग्राफ बना के उसको केवल समझना है। अब हम क्या करते हैं, शुद्ध गतिकी के अंतर्गत रेखीय गति के यानी कि सरल रेखा में जो गति हो रही है, और ये एक सरल रेखा खींची हुई है, हाँ ध्यान रखें, क्या खींची, सरल रेखा खींची है। तो इसके अंदर अब हम गति के तीसरे समीकरण की तरफ बढ़ेंगे। कौन से वाले की तरफ, तीसरे वाले की तरफ बढ़ेंगे। तो तीसरे वाले समीकरण की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक काम करना चाहूंगा, और वो काम क्या है, यहां से यहां तक तो औसत वेग और समय, औसत वेग क्या हो गया, समय। तो तृतीय समीकरण की बात करेंगे तो इधर देखें, तृतीय समीकरण पूरे समलंब, पूरे समलंब का क्षेत्रफल। अब समलंब का क्षेत्रफल क्या है, विस्थापन। अब पूरे समलंब में क्या लगा है, औसत वेग, क्या लगा है, औसत वेग, और क्या लगा है, समय। अब समय, विस्थापन ऐसा ही, औसत वेग ये लिखा हुआ है v प्लस b0 बटे में 2, और समय कितना है, t। अब s ऐसा ही, और v प्लस b0 बटे में 2 तो है ही, और इसकी जगह पर, समय की जगह पर v माइनस b0 और बटे में a लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो देखें, क्योंकि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। अब तिरछी गुणा करी, तो इसकी जब तिरछी गुणा करी तो t यहां आ गया, और t की जगह पर a पहुंच गया, b माइनस b0 अपॉन में a। अब इधर देखें, ऊपर, ऊपर देखें, बहुत सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। यहां देखेंगे बहुत अच्छी तरह से, इस फैक्टर को देखने के लिए मैं कह रहा हूं। तो बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, b0 का स्क्वायर, या a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो दिल चाहे वो लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा इसे, बी स्क्वायर और माइनस b0 का स्क्वायर, ये मैंने लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार दोनों जोड़े थे, एक बार दोनों घटे थे। अब बटे में कितना हो गया, 2a बराबर किसके है, s के। तिरछी गुणा से ये इधर ले आइए, तो ये कितना हो गया, 2as बराबर b0 और b0 का स्क्वायर। अब हमें, ठीक है, b0 शुरू करना है, तो ये जरा काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो b0 स्क्वायर बराबर, ठीक है, b0 स्क्वायर बराबर b0 का स्क्वायर और प्लस 2as आएगा। तो अब इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने ग्राफ के ऊपर रेखीय गति के
तीनों समीकरणों को बहुत ही सरल तरीके से समझ लिया है। और इसे समझाने से पहले एक बार ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये समीकरण जो होते हैं ना, वो अचर त्वरण पर होते हैं, जब त्वरण हमारा नहीं बदल रहा होता है। तो इस बात का खूब अच्छी तरह से ध्यान रखें। शुद्ध गतिकी कब होगी? जब हम अचर त्वरण के अंतर्गत गति करते होंगे, एक हमारी सरल रेखा खींचेगी, और जब एक सरल रेखा खींचेगी ग्राफीय रूप पर, गति के तीनों समीकरण तभी सिद्ध होंगे, वरना ये सिद्ध हो नहीं सकते। तो आज की क्लास में हमने पगले पगले में सीख लिया है कि रेखीय गति के तीनों समीकरण ग्राफीय रूप में कैसे आते हैं। बेइंतहा आते हैं। अगर आपने सीख लिया है तो आप दूसरों को भी सिखाइए, शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।